जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? आपको बताना है संज्ञा के कितने भेद हैं, 5, 7, 8 या फिर 10। तो बात जब करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो 5 भेद हैं। कितने? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन जब भी पूछा जाए प्रश्न में कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तब 3 ही लगाना है, ध्यान रखिएगा। अगला है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपको बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लंबाई, सभा, घर या फिर श्याम। तो बात करेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है भाववाचक संज्ञा केवल आप अनुभव कर सकते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। सभा की बात करें तो सभा समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। घर क्या होगा? तो घर जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि घर के जैसे और घर मिलेंगे, जिसके जैसे जब और मिले, एक के जैसे और हो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। श्याम की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो दुनिया में अकेला होगा, जिसके जैसा और कोई नहीं होगा, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। बात करें लंबाई, तो लंबाई यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, और जिन्होंने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब तक हमने 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है हिंदी का। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहां से जाकर के देख लेना। वो बहु प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। आज ये 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो डेली आप लोग जुड़ा करें। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? बताना है आपको कौन सा शब्द है पुल्लिंग। अदालत, गिलास, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग आप कैसे पहचान सकते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का जो आसान तरीका है, जिसे आप रहा है, रही ही लगा करके देख सकते हैं, क्रिया कह सकते हैं, रहा है, रही ही लगा करके देख सकते हैं। जैसे अदालत, अच्छा, अच्छी लगा करके देख सकते हैं, अदालत, गिलास या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अदालत खुल गई, कहते हैं अदालत खुल गई, अदालत खुल गया नहीं बोलते, अदालत खुल गई, तो ये तो स्त्रीलिंग है। गिलास टूट गया, गिलास गिर गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग है। क्या? तो गिलास पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? आपको बताना है कौन सा जो शब्द है जिसमें, कौन से वाक्य में कर्म कारक है। लड़का पेड़ से गिरा। अगर हम यहां पर बात कर लें कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? तो कारक के 8 भेद होते हैं। यहां पर पूछा गया लड़का पेड़ से गिरा, तो हमने बताया है कि अपादान का जो कारक चिन्ह होता है ये से होता है, से का मतलब होता है अलगाव। जब अलग हो जाए तो लड़का पेड़ से गिरा, जो पेड़ से गिरा तो पेड़ से अलग हो गया, तो जब अलग हो गया तो अपादान कारक हो जाएगा। तो यहां पर कर्म कारक पूछा गया तो ये नहीं होगा, क्योंकि लड़का पेड़ से गिरा तो अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा, तो फल जब पेड़ से गिर गया तो वहां से अलग हो गया, तो जब अलग हो गया तो अलगाव यहां पर हो गया, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। मैंने हरि को बुलाया, किसको बुलाया? तो मैंने हरि को बुलाया। कारक चिन्ह की बात करें तो ध्यान रखना, कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है ने होता है, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर कर्म दिया हुआ है, तो कर्म का जो कारक चिन्ह होता है ये को होता है, इसलिए राइट आंसर यहां पर मैंने हरि को बुलाया हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध काकी के संबोधन हो जाएगा हे अरे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, हरि मोहन को रुपए देता है, तो जब कुछ देने की बात आए वहां पर संप्रदान कारक होता है। यहां पर जो राइट आंसर होगा मैंने हरि को बुलाया, कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी शब्द समूहवाचक है? बताना इसमें जो कौन सा शब्द है जो समूहवाचक है। मिठास, सोना, सभा। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जहां पर समूह का बोध कराया जाए, जैसे सभा,
किसी अकेले की तो सभा होगी नहीं, सभा में बहुत सारे लोग होंगे, तो सिंपल है, सभा क्या हो जाएगा, समूहवाचक सोना, द्रव्यवाचक मिठास क्या है, भाववाचक। मिठास को आप छू तो सकते हैं नहीं, केवल आप अनुभव कर सकते हैं, तो केवल जब अनुभव कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, तो भाववाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक मैंने बताया दुनिया में अकेला होगा, उसके जैसा कोई और नहीं होगा। जातिवाचक जिसके जैसे और हो। अगला है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पूछा गया है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है। भेद जब पूछा जाएगा तब यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा कह सकते हैं 6 होगा। जब सर्वनाम के भेद पूछे जाएंगे तो 6 लगाना है। लेकिन जब पूछा गया सर्वनाम कुल कितने हैं तो 11 हैं। कितने, तो सर्वनाम कुल कितने हैं तो 11 हैं। कितने हैं तो 11 है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो प्रश्न दिया हुआ है सर्वनाम के कितने भेद हैं तो 6 होगा राइट आंसर। एक आप 6 कर सकते हैं। लेकिन जब पूछा जाएगा कि सर्वनाम की कुल कितनी संख्या है, कितने हैं सर्वनाम कुल, तो 11 है। अगला है, अगला जो प्रश्न है, श्याम सोता है कौन सी क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, ए और वे दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सकर्मक कैसे पहचानेंगे आप, तो सकर्मक क्या होता है, जहां पर आपको कर्म मिल जाए। सकर्मक यानी कि कर्म जरूर मिलेगा। अकर्मक जहां पर कर्म नहीं होगा। तो श्याम सोता है, श्याम क्या सोता है। जब आप पूछेंगे कि श्याम सोता है तो श्याम क्या सोता है, नींद सोता है, आंख सोता है, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो जवाब जब नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे यहां पर होता कि सकर्मक क्रिया में कैसे हो जाएगा, जैसे श्याम पत्र लिखता है तो श्याम क्या लिखता है, तो आपको जवाब मिला कि पत्र लिखता है, तो ये सकर्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर श्याम सोता है तो श्याम क्या सोता है, नींद सोता है, तो इसलिए यहाँ पर ये अकर्मक है। अगला है, आसान भाषा में हम ऐसे समझाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं, तो आपको पूरे ध्यान से बने रहना है, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना, विश्वास रखिए प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। धातु के कितने भेद होते हैं, 8, 5, 3 या फिर 2। तो धातु के 2 भेद होते हैं। कितने, तो धातु के जो भेद होते हैं ये 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से शब्द से हिंदी बनाया गया है, तत्सम से हिंदी बनाया गया है। तत्सम शब्द आपको पता है जो क्यों त्यों, संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो हिंदी में आ गए वो तद्भव होते हैं। तो सूची ये तत्सम है, गोमल भी तत्सम है, घोटक भी तत्सम है, जबकि आम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तद्भव है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है, वह कहां जाएगा, वह पेड़ के नीचे है। अब से ऐसी बात नहीं होगी, सोहन उधार गया है। सोहन किधर गया है, तो सोहन उधर गया है। तो इनमें से कालवाचक, काल जब होगा तब समय की जब बात की गई होगी। आसान है, काल किसे कहेंगे, जब जहां पर समय की बात की गई हो। तो अब से ऐसी बात नहीं, अब से बोल रहा है, यानी अब जो है समय की बात कर रहे हैं, यानी अब आज के बाद या अब से ऐसी बात नहीं होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, कालवाचक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। एक दिन हमने ये होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने कमेंट करके बताया भी था इसका राइट आंसर। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखें। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है माननीय प्रियदर्शी दंपति या फिर विधुर। तो स्त्री पुरुष का जोड़ा जो कहलाता है ये दंपति कहलाता है। नेक्स्ट है, इनमें से चोर का पर्यायवाची शशि धनद मूसक या फिर वेशर। तो चोर का पर्यायवाची मूसक होता है क्या, तो इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है, तो मूसक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना, बहुत चालाक होना। कान कतरना किसे बोलेंगे, कान कतरना यानी कि बहुत चालाक होना। क्या, तो कान कतरना यानी कि बहुत चालाक होना। डी ऑप्शन का चयन जिस भाई ने किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मा का विपरार्थक शब्द आपको बताना है, अनात्मा होगा, अमीर होगा, अनादर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आसान प्रश्न है आपके लिए, आत्मा का विपरार्थक शब्द जो होगा ये अनात्मा होगा। क्या होगा, तो आत्मा का विपरार्थक शब्द हो जाएगा अनात्मा। नेक्स्ट है, तरुण का विपरार्थक शब्द क्या होगा, तरुण का विपरार्थक शब्द क्या होगा, मंद, वृद्ध, सुस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तरुण का जो विपरार्थक होता है ये वृद्ध होता है। क्या, तो तरुण का विपरार्थक किसे कहते हैं, तो विलोम शब्द को। किसे, तो विपरार्थक जो होता है ये विलोम शब्द होता है। क्या, तो विलोम उल्टा जिसको आप बोलते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, विपरीत का जो विलोम हो गया वृद्ध हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, यानी कि पतझड़ का कौन सा विपरीतार्थक शब्द है, विस्तार, शीतल, वसंत या फिर सर्दी। तो राइट आंसर इसका वसंत हो जाएगा। क्या, तो वसंत हो जाएगा। पतझड़ का विपरीतार्थक क्या होगा, तो वसंत हो जाएगा पतझड़ का विपरीतार्थक। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? भस्म, चिन्ह, प्राण या फिर हिंदू? तो भस्म, चिन्ह, प्राण या फिर हिंदू? तो राइट आंसर की जब बात करेंगे, हिंदू में बड़ा ऊ का मात्रा होगा, चिन्ह में हलंत लगेगा, तो राइट आंसर प्राण हो जाएगा। क्या? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? प्राण है। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सब जो प्रयोग होते हैं बहुवचन में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीस में कौन सी संधि है? अब यहां पर हम बात करेंगे संधि की। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? तो स्वर संधि, क्या? तो स्वर संधि और व्यंजन संधि, उसके बाद में एक जो होगी विसर्ग संधि। फिर यहां पर पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते? तो फिर स्वर संधि के 5 भेद होते। यहां पर दिया हुआ ग्रीस, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर आयात संधि। तो ग्रीस में बात करेंगे किसमें? तो ग्रीस में कौन सी संधि है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमने आपको बताया जब भी दीर्घ ई मिल जाए, दीर्घ ई का मात्रा मिल जाए, दीर्घ आ मिल जाए, वहां पर आपको क्या लगाना है? तो दीर्घ संधि लगाना है, राइट हो जाएगा। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा दीर्घ हो जाएगा। गुण संधि की बात करें तब जब क्या मिलेगा? अ का मात्रा जब मिलेगा तो वहां पर गुण संधि होगी। वृद्धि संधि में अ होगा, क्या होगा? तो वृद्धि संधि में अ होगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिरतोड़ में कौन सा समास है? समास की बात करें कितने प्रकार होते? 6 भेद होते समास। कितने? तो 6 भेद होते। सिरतोड़ यानी सिर को तोड़, सिर को तोड़ने वाला। संप्रदान का क्या होता है? के लिए होता है, तो ये तो होगा नहीं। करण का क्या होता है? से होता है। अपादान का होता है? के लिए होता है। कर्म क्या होता है? को होता है। तो सिर को तोड़ने वाला क्या? तो सिर तोड़ यानी सिर को तोड़ने वाला कर्म तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट है, महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा, महान है जो आत्मा। तो हमने आपको बताया कि जब भी विशेषण और विशेष की बात की जाए, जब एक पद विशेषण हो दूसरा विशेष हो, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? तो कर्मधारय समास होता है। तो राइट आंसर महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। क्या? महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास है। तत्पुरुष समास का भेद बात करेंगे तो यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है? तो कारक चिन्हों का लोप होता है। बहुवीर समास किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, किसी भगवान जी का नाम हो गया। अब यही भाव समास में आपको उपसर्ग लगा हुआ जरूर मिल जाएगा। क्या लगा हुआ मिलेगा? तो उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। पहला पद अव्यय कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से रस के कौन से भेद हैं? आपको बताना है रस के कौन से भेद हैं? उल्लेख, करुण, रूपक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करुण, रूपक क्या होगा? अलंकार, उल्लेख भी है, जबकि करुण जो हो जाएगा ये रस हो जाएगा। क्या? तो करुण जो है ये रस हो जाएगा। इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है? छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, शब्द अलंकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो या क्या हो गया यहाँ पर? शब्द अलंकार। क्या होता है? तो शब्द अलंकार। इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है? तो शब्द अलंकार हो जाएगा। क्या? तो राइट आंसर शब्द अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ब्रजभाषा, देवनागरी, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो अवधी हो जाएगा। क्या? तो जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है ये अवधी है। अवधी कहां पर बोला जाता? क्या हो जाएगा? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली। अवधी कहां पर बोली जाती? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसे कि अयोध्या में हो गया, क्या बोला जाता? तो अवधी बोला जाता। जैसे रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? तुलसीदास ने, तो अवधी में लिखा है। देवनागरी ब्रजभाषा पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि जननी है पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी क्या हो जाएगा? संस्कृत। इसका राइट आंसर है। क्या? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। क्या है? तो हिंदी की आदि जननी जो बोला जाएगा ये संस्कृत को बोला जाएगा। किसी? तो संस्कृत को। नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है? भा, का, धा या फिर खा। तो अमानक वर्ण क्या है? भा हो जाएगा। क्या? तो अमानक वर्ण जो है ये भा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ही ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अमानक वर्ण भा हो जाएगा। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य या फिर मूल स्वर। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त जो वर्ण है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने? 4। तो छा, त्रा, ज्ञा और श्रा ये जो होते हैं ये संयुक्त वर्ण होते हैं। तो वी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया राइट आंसर हो जाएगा। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती। संयुक्त क्या होगा? तो व्यंजन होगा। अगला है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा, धनिया, जा, धंधा, झा, धन्या या फिर जा, धनिया। तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जा में हलंत लगेगा, उसके बाद में यह होगा। तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। क्या? तो राइट आंसर ये ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है क्या होता है? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अयोग वा,
अकारांत, अनुस्वार या फिर अंत्यस्थ कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। तो वी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अकारांत कहते हैं। 29 है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो का और छा, का और सा, का और सा या फिर का और चा। तो छा वर्ण जो बनता है किसके संयोग से बनता है, किसके योग से बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा का और सा के योग से। का में हलंत लगेगा, उसके बाद में ऐसे हुआ क्या? तो का धनसा से जो बनेगा ये छा वर्ण बनेगा। अच्छा, क्या होता है? तो संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है अंत्यस्थ कितने होते हैं? तो अंत्यस्थ भी 4 होते हैं। क्या होते हैं? तो 4 होते हैं। उस व्यंजन कितने होते हैं? तो ये भी 4 होते हैं। नेक्स्ट है अंतिम प्रश्न है दोस्तों, लास्ट जो होगा इसी बात का वो आपके लिए होमवर्क होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? उ, ए या फिर आ। तो स्वर हमने आपको बताया है 11 होते। कितने? तो 11 होते। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋण, ए आए। अंक आ जो होता है ये 2 विसर्ग होता है। क्या? तो अंक आ जो होता है ये विसर्ग होता है। इन्हें आपको स्वर में नहीं गिनती करना है। स्वर कितने होते? तो 11 होते। लेकिन यहाँ पर यहाँ जो है ये स्वर नहीं है, पंचमा व्यंजन है, पंचमा अक्षर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। कुमुदनी का जो शुद्ध वर्तनी है कमेंट करके बताना है। और आप लोग 30 प्रश्नों में कमेंट करके बताएं क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि आप लोग अंत तक वीडियो देखते हैं और कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो जो हमने 8 प्रैक्टिस सेट अब तक नहीं करवाया है वो जाकर के आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लेना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।